चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। Are you aware that all organism, even the largest, start their life from a single cell? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। मतलब शुरू में सबके सब क्या रहते हैं, एक सिंगल इकलौता सेल रहते हैं। उसके बाद इस जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनता है और वो ऑर्गेनिज्म बनने की प्रक्रिया को हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ को समझाने के दो तरीके हैं। आप एक और चीज बोल रही हूँ, आप इसको आपके कॉपी नोट्स में लिख सकते हो साथ में, या फिर चाहो तो आप एनसीईआरटी में लिख लो। ग्रोथ को हम लोग दो तरीके से समझते हैं, या तो सेल डिवीजन होता है, या फिर और सिंपल भाषा में लिखें तो इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज। ये दो चीजें होती है। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन नंबर या फिर इंक्रीज इन साइज होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। हर सेल का गुण होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। हर बार क्या होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे। मियोसिस में भी ऐसे ही होता है। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो ये मत बोलना कि एक से चार बनता है, एक से दो बनता है, फिर दो से चार बनता है, इस तरीके से होता है। So all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. जितनी बार एक सेल डिवाइड करता है उससे दो सेल ही बनेंगे। अब जो नया बना हुआ डॉटर सेल बना है वो उसके बाद ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर एक न्यू सेल पॉपुलेशन बनेगी, जो ग्रोथ एक सिंगल पेरेंट सेल में ग्रोथ और डिवीजन से बनी है। तो ऐसे ही ग्रोथ और डिवीजन की साइकिल चलती रहती है, जिससे नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये प्रोसेस हो रही है। तो जाइगोट सिंगल सेल होता है, विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पहला सेल होता है, जिसमें ग्रोथ होता है और ऑर्गेनिज्म बनता है। ग्रोथ को मैंने आपको बताया, या तो सेल की संख्या बढ़ती है या तो साइज बढ़ता है, दोनों भी हो सकता है। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जब डिवीजन होता है एक सेल का, उस दौरान डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होता है। तो अब ये प्रोसेस जो है क्या क्या हो रही है, देखो, सेल का डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये तीनों प्रोसेस होती हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। पर इस सीक्वेंस में नहीं है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगी। और सीक्वेंस क्या है? सेल की ग्रोथ होती है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर सेल डिवीजन होता है। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of cell and eventually divides into two daughter cell is termed cell cycle. तो इसको साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डबल होता है, फिर डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल में, सेल के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट का सिंथेसिस होता है, अदर सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल एक्सेट्रा, और उसके बाद डिवीजन इन टू डॉटर सेल। और ये होने के बाद द सेल वापस अंडरगोज दिस होल साइकिल। जो भी डॉटर सेल मिलेगा वो फिर से ये प्रोसेस टेक प्लेस करेगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ हमेशा होती है।
सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस सिर्फ स्पेसिफिक समय पे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए सिंथेसिस occur at specific stage। डीएनए सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज पे होती है और हमें मालूम है वो स्टेज कौन सा है। डीएनए सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज पर होती है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डॉटर न्यूक्लियस में बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। These events are themselves under genetic control। ये इवेंट्स जो हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं, यानी कि सेल रेगुलेट करता है इस पूरी प्रोसेस को। कोई भी प्रोसेस इसमें से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को इलस्ट्रेट कर सकते हैं हम ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, मतलब कल्चर करके ऑब्जर्व कर सकते हैं लैबोरेटरी में कि किस तरीके से सेल डिवाइड करता है। तो सेल्स डिवाइड एवरी 24 आवर्स, 24 घंटे में सेल एक बार डिवाइड करता है। पर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप टू सेल टाइप ये अलग अलग भी होता है। जैसे ईस्ट सेल साइकिल 90 मिनट में कर लेता है। तो सेल साइकिल को दो भाग में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और ये है इंटरफेज एंड द अदर वन इज एम फेज। एम फेज रिप्रेजेंट्स जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है, और इंटरफेज क्या कहलाता है, दो एम फेज के बीच की जगह, यानी कि एक एम फेज के बाद इंटरफेज, फिर उसके बाद फिर एम फेज। तो इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। अगर 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है तो उसमें सेल डिवीजन प्रॉपर सिर्फ 1 आवर के लिए होता है, बाकी का 23 आवर का टाइम इंटरफेस में जा रहा है। मतलब मोर देन 95% टाइम किस में जाता है, इंटरफेस में जाता है। प्रेपरेशन की अवस्था है ये। एम फेज किस में स्टार्ट, न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, वो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं जिसे। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता था। ये वो समय है जब सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें दोनों ये चीजें होती हैं। लेकिन आप ध्यान रखें आज की डेट पे हमें जितनी जानकारी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटरफेज इज नॉट अ रेस्टिंग फेज। इट इज नॉट अ रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, G1 गैप 1 एस फेज, G2 गैप 2 फेज। G1 और G2 में क्या होता है इसको समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको ग्रोथ 1 फेज या ग्रोथ 2 फेज भी कहते हैं। अब मैम ऑप्शन में अगर पूछेगा G1 गैप 1 है कि ग्रोथ 1 है, तो पहला तो यही आंसर, पहला आंसर यही है, सही आंसर यही है आपका, गैप 1 है ना। ग्रोथ किस लिए, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही है तो वो इवेंट डिफाइन हो रहा है। G1 corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। DNA replication शुरू होने की पहले की प्रक्रिया है। यहाँ पर साइड में बॉक्स में देखिए कुछ सवाल। How do plants and animals continue to grow all their lives? जिंदगी भर कैसे ग्रो करते हैं? क्या प्लांट के सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं? क्या सारे सेल्स डिवाइड करते रहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कोई सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हो एनिमल और प्लांट में? तो ये चीजें हम टिश्यू चैप्टर में क्लियर होंगी कि कौन से सेल डिवाइड कर रहे हैं, कौन से सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इसके बहुत सारे जवाब जो हैं आपको आगे चैप्टर्स में मिलेंगे। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। एस फेज में होता है जब डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस समय अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। अगर इनिशियल अमाउंट 2C था तो वो हो जाएगा 4C। हाउएवर क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती है। अगर 2N था क्रोमोसोम
तो एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम 2n रहेगा। देखो मैं आपको लास्ट टाइम जब एक्सप्लेनेशन दिया तभी मैंने बताया था कि क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होना और डबल होना इज डिफरेंट थिंग। कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट होता है, यानी कि क्रोमैटिड इंक्रीज इन नंबर। तो पहले ये था और उसके बाद क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। नीचे वाली जो ड्रॉ है ये एक क्रोमोसोम के लिए है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस और वहीं सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है। ये चीज प्लांट सेल में नहीं होती, क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. G2 phase में प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है माइटोसिस की तैयारी के लिए और सेल ग्रोथ हो रहा है, तो यानी कि G2 में भी क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है। Since some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, कुछ सेल में डिविजन नहीं होता है, and many other cells divide only occasionally, बहुत सारे सेल्स जब जरूरत हो तभी डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये सेल जी नॉट स्टेज में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि प्लांट का एक एग्जांपल दिया है, अनियन के रूट सेल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, सेल डिवीजन की स्टडी के लिए बहुत आइडियल है क्योंकि वो टिप पर है और वो हमेशा डिवीजन करता है, मेरिस्टेमेटिक है। तो उसमें 16 क्रोमोसोम्स है हर सेल में। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन में और एस फेज में और एम फेज में कितना क्रोमोसोम होगा ईच सेल में? तो जरा देखें, 16 2n इज इक्वल्स टू 16 है, जीवन में जाने के बाद भी 2n इज इक्वल्स टू 16 रहेगा, एस फेज में जाने के बाद भी 2n इज इक्वल्स टू 16 रहेगा क्योंकि क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं। अब आपको इतना सारा मैथ्स करने की बेटर मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस में क्या होता है, 2n से आपको दो डॉटर सेल मिलते हैं जो 2n वाले ही होते हैं। तो अगर अनियन सेल में 16 है ना, और आपसे कब का पूछ रहा है, जीवन का, एस फेज और एम फेज की बात, तो एम फेज के बाद भी उसमें जो डॉटर सेल होंगे उसमें 2n इज इक्वल्स टू 16 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो तीनों स्टेजेस में वही रहेगा। डीएनए कंटेंट बोला जाएगा अगर जीवन में 2c, एस में 4c और एम फेज में वापस 2c। ठीक है, तो आपसे डीएनए कंटेंट पूछ रहा था जीवन में, तो वो हमने बता दिया क्योंकि हमें बताया उसने एम फेज के बाद डीएनए 2c है। कमिंग बैक टू जी नॉट स्टेज, जी नॉट स्टेज के बारे में बात करते हैं। इसे क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अब इसका सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन था जी नॉट फेज कैसे पहुंचता है, सेल जी नॉट स्टेज में कैसे पहुंचता है? सो इट एग्जिट जी1 फेज। क्या करता है, सेल जिसको डिवाइड नहीं करना है वो जी1 फेज से एग्जिट मार लेता है और उसके बाद एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जिसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं। इस समय सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करेगा जब तक बोला ना जाए, राइट? तो अब कुछ सेल हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, हार्ट सेल जी नॉट में है, कुछ सेल ओकेजनली डिवाइड करते हैं, कुछ सेल कभी डिवाइड नहीं करते हैं, तो वो परमानेंट जी नॉट स्टेज में होते हैं। एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। किसमें देखा जाता है ये? डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। ये माइटोसिस के बारे में बात किया। अब माइटोसिस में हम एम फेज को डिस्कस करेंगे। एम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है इस समय पे, इसलिए कहा जाता है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। इट इन्वॉल्व्स अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल।
क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट में और प्रोजेनी में सेम होने वाली है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। यानी कि 2n वाले से हमें 2n वाले डॉटर सेल मिलते हैं, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड जरूर कर दिया है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ये एक ही साथ में चल रही होती है और बहुत ही क्लियर कट लाइंस नहीं बता सकते हम बिटवीन वेरियस स्टेजेस, क्योंकि एकदम बहुत ही डिस्टिंक्ट नहीं होता है। बहुत ही जल्दी प्रोफेज से मेटाफेज में चला जाता है, मेटाफेज से एनाफेज में चला जाता है सेल, एनाफेज से टीलोफेज में चला जाता है। सो क्लियर कट डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। एस और G2 के बाद इस दौरान क्या होने वाला है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होगा टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोमल मटेरियल लिखा है वो क्रोमैटिन के लिए कह रहे हैं। उसका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ताकि क्या बन सके, क्रोमोसोम्स बन सके। Chromosomes are seen to be composed of two chromatid attached together। यानी जब आप क्रोमोसोम को देखोगे तो आपको वो दिखाई देगा दो क्रोमैटिड का बना हुआ, has two chromatids। यही चीज ऊपर भी लिखी है बट नीचे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। So chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल हो रहा है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो रहा है। untangle and condense। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, और प्रोफेज के एंड तक ही कंडेंसेशन खत्म हो जाता है। Initiation of the assembly of mitotic spindle, the microtubule, the proteinaceous component of the cell cytoplasm help in the process। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। सेंट्रियोल now moves to opposite poles of the cell। प्रोफेज के कंप्लीशन में ये तीनों इवेंट्स होते हैं। तो पहला तो हमने बता दिया क्रोमोसोमल मटेरियल का, और आखिरी में आप जब देखोगे प्रोफेज के आखिरी में तो यू विल ऑब्जर्व कि सेल में आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देने वाला है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलोप जब हो जाएगा तब अगला स्टेज मेटाफेज स्टार्ट होगा। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो चुका है। इस स्टेज पर जब आप क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी सबसे आसानी से स्टडी कर सकते हो उसे मेटाफेज स्टेज कहते हैं। देखो मेन पॉइंट्स यहाँ आखिरी में लिखे हुए हैं, पहले ये मैं बता दे रही हूँ आपको मेटाफेज स्टेज के बारे में। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। क्रोमोसोम के सेंटर पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे काइनेटोकोर कहते हैं। Chromosomes are moved to spindle equator and they get aligned along the metaphasic plate। ये metaphasic plate पे जाके अलाइन हो जाते हैं through spindle fiber to both pole। तो इस दौरान आप देखो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो चुका है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इजीली समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे अच्छा स्टेज है। At this stage, metaphase chromosomes is made up of two sister chromatid, which we are familiar with। कुछ इस तरीके से बना होता है क्रोमोसोम। काइनेटोकोर होते हैं स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, और बीच की जो प्लेट जहां पर ये अरेंज होते हैं उसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो आप अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, देखो ये लेट प्रोफेज है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे तरीके से गायब हो गया जब मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पर आपको किनारे की तरफ दिख रहे हैं, ये स्पिंडल है, और सॉरी ये सेंट्रियोल है, ये एस्टर फाइबर है, एंड दीज आर स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसकी वजह से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से बनते हैं, या फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन कह सकते हो आप। ये प्लांट एनिमल दोनों में बनता है स्पिंडल फाइबर। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रियोल का रोल क्या है तो वो भी स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है। ये क्यों बोलते हैं,
ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंट्रियोल खुद माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, इसीलिए ये लाइन गलत नहीं है। और आपको ऑप्शन में क्वेश्चन जो है वो दोनों में से एक का ही आएगा, या तो माइक्रोट्यूब्यूल पूछेगा या तो सेंट्रियोल रहेगा ऑप्शन में, है ना, कि स्पिंडल फॉर्मेशन कौन कर रहा है। Chromosomes are moved to spindle equator and they get aligned at metaphase plate through spindle fiber to both pole. This is all about the second phase metaphase. एनाफेज जब शुरू होता है, हर क्रोमोसोम जो मेटाफेज प्लेट में अरेंज है वो स्प्लिट करता है, दो डॉटर क्रोमैटिड में टूट जाता है और अब उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस। वो अपोजिट पोल्स की तरफ चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जाता है, सेंट्रोमियर किस तरफ रहता है, वो ऐसा लगेगा आपको किनारे वाले उसको खींच रहे हैं, इसीलिए आपको देख के समझ में आएगा ये वाला हिस्सा जो है ये खिंचा रहा है, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। Each chromosomes move away from equatorial plate. The centromere is towards the pole and arms trailing behind. Arms trailing behind. Centromere is towards the pole. Centromere is towards the pole. तो ये सारी चीजें एनाफेज में हो रही हैं। इसको आप डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या गिनो तो कितने आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे, 8 क्रोमोसोम दिखाई देंगे। शुरू आपने किया था कितने क्रोमोसोम से, 4 क्रोमोसोम से, लेकिन यहाँ पे 8 क्रोमोसोम दिख रहे हैं क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट किए हैं, क्रोमैटिड अलग अलग हो गए हैं और इनको हम अब कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम। दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस की बिगनिंग टेलोफेज में क्रोमोसोम्स जो अपने किनारे पर पहुंच गए वो डीकंडेंस होते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी उनकी खत्म हो जाती है, इंडिविजुअल मटेरियल अब नहीं देख सकते आप, क्रोमैटिन मटेरियल वापस बन जाता है। सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अब आपको क्रोमैटिन वापस बना के दे देंगे, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाता है, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रिफॉर्म हो जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द टेलोफेज स्टेज। अगला है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस देखिए, जब तक साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होगा, सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हो गया डॉटर न्यूक्लियस में, लेकिन सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में बंटना भी जरूरी है साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, जब सेल डिवीजन कंप्लीट कहलाता है। एक एनिमल सेल में ये कैसे बनता है, फरो फरो धीरे धीरे डीपन होता है और अल्टीमेटली सेंटर में जाके जुड़ जाता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, पहले एक सेल प्लेट आएगी, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल और वो बाहर की तरफ ग्रो करती है। और ये जो शुरुआत हुई थी ये सेल प्लेट से हुई थी शुरुआत। ये सेल प्लेट जो बाद में बाउंड्री बना लेगी, उस बाउंड्री को मिडिल लेमेला कहते हैं। दो सेल के बीच में ये दीवार की तरह काम करता है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के समय ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं डॉटर सेल्स के बीच में। कुछ ऑर्गेनिजम्स में अगर मान लो कैरियोकाइनेसिस हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर दिए आप, मतलब टेलोफेज स्टेज पर रुक गया है समझ लो, और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तब क्या होगा अगर ये प्रोसेस ही ना हो, व्हाट विल हैपन। इस कंडीशन को कहते हैं एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस रह जाएंगे। वन सेल विल हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, नोन एज, एक सेल में जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहेंगे उस अवस्था को क्या कहते हैं, सिंसाइशियम या फिर सिंसाइट, या फिर उसी को सीनोसिटिक भी कहते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं। जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट एक प्रकार का सिंसाइट है जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन बीच की बाउंड्री डेवलप नहीं होती है, और बीच की बाउंड्री जब डेवलप नहीं हुई मतलब कि क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट है, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
तो ये नोट पॉइंट है, आप इसको ऐड कर लोगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? इंपॉर्टेंस क्या है माइटोसिस का? माइटोसिस या फिर जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली। ये केवल डिप्लॉयड सेल में होता है। हालांकि कुछ लोअर प्लांट्स हैं, कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं जिसके हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करते हैं। तो ये डिप्लॉयड में होगा, तो 2n से जो डॉटर सेल मिलेंगे वो 2n वाले होंगे। और अगर हैप्लॉइड पैरेंट में होगा तो जो डॉटर सेल मिलेंगे वो n और n वाले होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस डिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, सेल की संख्या बढ़ाना। ठीक है, और जो डॉटर सेल मिलते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल है, सेल ग्रोथ की वजह से। अच्छा, एक चीज और, जब सेल में ग्रोथ होती है, जो कि आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि वो हमेशा चलती रहती है, लेकिन डीएनए डिवीजन कभी कभी होता है। तो सेल ग्रोथ क्योंकि हमेशा होता रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसको बैलेंस करने के लिए, टू रिस्टोर दिस, सेल अंडरगोज डिवीजन। ये एक कारण है। दूसरा कारण है सेल रिपेयर। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी लेयर की, मतलब किसी जगह पे सेल्स जो है वो छिल गए हैं, कट गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो उन सेल्स को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है कंटिन्यूअसली, है ना। और तीसरा सेल ग्रोथ, जैसे मेरिस्टेम में हो रहा है। ये तीन रीजन है जिस रीजन से सेल को डिवीजन करना पड़ता है। सेल को कौन सा डिवीजन करना पड़ता है? माइटोसिस डिवीजन करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस।